हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मानव भूगोल के वीडियो लेक्चर 4 में। और आज अपन करने वाले हैं समय की गलियारों से मानव भूगोल किस प्रकार परिवर्तित हुआ या फिर मानव भूगोल का समय की गलियारों के साथ किस प्रकार विकास हुआ। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं भौतिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक के साथ मानव भूगोल का क्या रिलेशन रहा, मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण। इसका विस्तार से हमने लेक्चर नंबर 3 में अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आज पढ़ने वाले मानव भूगोल के क्रमिक विकास की अवस्थाएं, यानी कि किस प्रकार से मानव भूगोल में समय के साथ साथ विकास हुआ या फिर डेवलप हुआ। ठीक है ना, देखिए आज अपन कल्याणपरक यानी मानवतावादी विचारधारा क्या होती है, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा क्या होती है, व्यवहारवादी विचारधारा क्या होती है, ये किस पर आधारित है और इस पर बनने वाले बहुत से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। आज का वीडियो लेक्चर इतना खास होने वाला है कि एग्जाम करेक्ट क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएगा। यानी कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की जो आपकी बुक्स है कक्षा 12th के लिए, उसका फर्स्ट चैप्टर है ना, मानव भूगोल विषय क्षेत्र के रूप में, यह एक यूनिट के रूप में दिया गया है। इस यूनिट के अंदर, पहली यूनिट के अंदर यह एक ही लेसन है और इस लेसन को एक यूनिट के रूप में इसलिए दिया गया है कि ये इस बुक्स की बहुत इम्पोर्टेंट मूलभूत लेसन है। तो इसका वीडियो हमने ये पार्ट नंबर 4 है और एक वीडियो और यानी कि पार्ट नंबर 5 में ये लेसन अपन पूरा कवर कर लेंगे। तो इसके बाद एक ऐसी चीज़ नहीं छोड़ने की कोशिश करूंगा मैं, यानी कि एक भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपको बुक्स में अलग से मिल जाए। यानी कि हम वीडियो लेक्चर के थ्रू इतना विस्तार से या इतना गहराई से अध्ययन करेंगे, आपको कोई भी चीज़ है वो अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अच्छे से आप देख रहे हो तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल एक मेहनत के पथ पर चल रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है ना, तो शुरू में दोहराने सुनाने की कोशिश करूँगा कि इस तरह हमने सोच को बड़ा कर लिया, इस तरह हमने सोच को बड़ा कर लिया, जो चले गए उन्हें टोका नहीं और जो साथ चले उन्हें रोका नहीं, ना शिकवा की ना शिकायत की, ना साथ छोड़ने की वजह पूछी, ख्वाहिशों को कम किया, मिलना जुलना कम किया, किसी से माफ़ी मांगी तो किसी को माफ़ कर दिया। इस तरह हमने अपनी ज़िंदगी को आसान कर दिया, इस तरह हमने अपनी ज़िंदगी को आसान कर दिया। तो देखिए दोस्तों, मानव भूगोल के क्रमिक विकास की अवस्थाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण है, एक आपस में मिलीजुली कहानी है इनकी। ठीक है, यानी कि मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य, अपना जो मानव भूगोल है वो एक प्रकृति यानी कि अपना धरातल और मनुष्य पे डिपेंड करता है। यानी कि एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार मिले जुले हैं। यानी कि भौतिक वातावरण हमें जो अवसर प्रदान करता है, उस अवसर का या उस मौके का फायदा उठाकर हम लोग यानी कि मनुष्य लोग क्या करते हैं, अपनी तकनीकी या अपने अंदर विकास करते हैं और प्रकृति के अंदर अपने अमिट छाप छोड़ते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमें जो प्रकृति द्वारा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के अनुसार प्रकृति में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार देखिए, मानव का प्रकृतिकरण हो गया ये, और प्रकृति का मानवीकरण क्या हुआ कि प्रकृति द्वारा दिया गया हमें अवसर, हम उस अवसर को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी टेक्निकल से, एक अच्छी तकनीक से उसका कुछ करने का प्रयास करें। ठीक है ना, अब देखिए प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि 1970 के दशक में 3 अवधारणाओं का विकास हुआ। पहले क्या था कि एक टेक्नोलॉजी अलग थी, यानी एक उपागम अलग था कि मानव भूगोल किस प्रकार समझा जाए, इसमें मानव भूगोल की शाखाएं किस प्रकार बांटी जाए, या मानव भूगोल को किस प्रकार अध्ययनरत बनाया जाए, या एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में तैयार किया जाए। इसके लिए 1970 के दशक में, यानी कि 1970 से 1980 के बीच की कहानी है ये। दशक में, दशक का मतलब एक 10 साल का पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें 1970 से 1980 के बीच की जो भी वर्ष या साल होती है, 10 सालों के बीच की कहानी होती है 1970 का दशक। ठीक है ना, 3 विचारधाराओं का विकास हुआ। यानी कि पहली विचारधारा अपनी हुई कल्याणपरक की या फिर मानवतावादी बोलो आप, ह्यूमन वेलफेयर के रूप में एक विचारधारा बनाई गई। ठीक है, आगे विस्तार से पढ़ने वाले कि कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा होती क्या है, किस पर आधारित है, ये सब कुछ मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला हूं आपको। तो बिल्कुल निसंदेह रहिए, आप अच्छे तरीके से पढ़ने की स्थिति या कंडीशन में आ जाइए, अपनी फॉर्म में अलग से चेंज कर लीजिए। ठीक है ना, और दूसरा हुआ मानवतावादी या रेडिकल विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा को इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं। ठीक है ना, रेडिकल विचारधारा। तीसरे की बात करेंगे हम, व्यवहारवादी विचारधारा। यानी कि इन तीनों विचारधाराओं का 1970 के दशक में
विकास हुआ, या फिर यूं कहूं कि इनका आगमन हुआ। 1970 के दशक में इनका क्या हुआ, आगमन हुआ। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन के रूप में हम करने वाले हैं कि डेफिनेशन परिभाषित रूप में क्या करेंगे कि कल्याणपरक जो मानवतावादी विचारधारा है वो है क्या, यानी कि कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा सामाजिक कल्याण पर आधारित थी, यानी कि मनुष्य का एक सामाजिक रूप से विकास किस प्रकार हो, इस पर अलग अलग लोगों ने या भूगोलवेताओं ने विचार बनाया, तो उसके आधार पर कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा का आगमन हुआ। ठीक है, इसमें क्या था कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास को विकसित करने पर जोर दिया गया, यानी कि एक मनुष्य को शिक्षा की जरूरी होती है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, स्वास्थ्य मेडिसिन मतलब मेडिसिन का अलग से कुछ ना कुछ प्रबंध होना चाहिए, एवं आवास का भी कुछ ना कुछ प्रबंध होना चाहिए, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास को विकसित करने के लिए एक बनाई गई संस्था या एक विचार बनाया गया, उस आधार पर मानवतावादी विचारधारा या फिर उसी को मानवतावादी विचारधारा कहते हैं। ठीक है ना, फिर देखिए 2 नंबर पे अपनी आती है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। ठीक है ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और इससे बनने वाले क्वेश्चन है वो परीक्षा करने वाले होते हैं भैया। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा कि आमूलवादी या रेडिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, आपने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है तो मैंने क्वेश्चन आगे आपको बताऊंगा तो उसमें इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि यह सामाजिक असमानता पर आधारित थी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले के जो पढ़े लिखे लोग हैं या प्रभावशाली लोग हैं, जिन लोगों के पास शिक्षा, एजुकेशन या फिर कुछ अलग से होता था, वो गरीब तथा असक्षम लोगों को अलग से पेश करते थे, या फिर उनमें भिन्नता या भेदभाव नजर आता था। ठीक है ना, तो प्रभावशाली व शिक्षाविद लोगों द्वारा गरीब तथा असक्षम लोगों में भेदभाव किया जाता था। ये कौन सी विचारधारा थी, अमूलवादी विचारधारा। ठीक है ना, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और एक देखिए, आप यदि इन नोट्सों से पढ़कर, वीडियो लेक्चर से पढ़कर आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि आपकी कोशिश कभी नाकामयाब नहीं हो सकती, यानी कि आप कुछ नहीं खो रहे हो, कुछ ना कुछ सीखने की या बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यदि आप मेरे नोट्स, मेरे बनाए हुए नोट्स या वीडियो लेक्चर से कुछ सीख के नोट्स, अपने नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बहुत ही अच्छा कदम है आपका, और मेरी विश आपके साथ है ना, ये बेस्ट वाइजेस है, टिपी सुधार आपके लिए। ठीक, आमूलवादी विचारधारा में मार्क्स सिद्धांत का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, यानी कि आपको परीक्षा के अंदर यह पूछा जा सकता है कि आमूलवादी या फिर रेडिकल विचारधारा में किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया, तो वो होगा मार्क्स सिद्धांत, कार्ल मार्क्स सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, आगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका और जिक्र करने वाले हैं। इससे पहले मैं बताता हूं आपको कि व्यवहारवादी विचारधारा की बात करने वाले। ठीक है ना, यानी कि तीसरा अपना विचारधारा कौन सा है, व्यवहारवादी विचारधारा। ठीक है, तो व्यवहारवादी विचारधारा मानव धर्म तथा प्रजाति पर आधारित था। ठीक है ना, यानी कि मानव अपने अनुभव के आधार पर अपना समायोजन किस प्रकार से करता है, यानी कि प्रकृति के साथ या फिर भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण का मतलब यही है दोस्तों कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट या वातावरण होता है उसे ही क्या कहते हैं, हमें भौतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि मनुष्य है वो प्रकृति के साथ किस प्रकार अपना समायोजन करता है। हमने वीडियो लेक्चर 3 में पढ़ा था कि पहले के जो आदिम मनुष्य थे वो क्या करते थे, प्रकृति की नियम तथा कानून के हिसाब से, यानी कि प्रकृति के नियमों के हिसाब से अपने आप को डालने की कोशिश करते थे। ठीक है ना, तो वो क्या थी, व्यवहारवादी विचारधारा का ही एक रूप था। लेकिन आज जो मानव है वो प्रकृति की देन से, जो हमें प्रकृति से मिलता है या प्रकृति हमें ऑफर देती है और हम उस ऑफर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रकृति हमें ऑफर देगी और उस ऑफर का हम अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार अलग अलग निर्माण करने में या फिर प्रकृति का मानवीकरण करने में उसका यूज करते हैं। ठीक है ना, अपने वीडियो लेक्चर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है, मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है। ठीक है ना, इसके बारे में। और व्यवहारवादी विचारधारा है वो मानव समाज, मानव धर्म और प्रजाति के आधार पर या प्रजाति के डिपेंड पर आधारित थी। ठीक है ना, व्यवहारवादी विचारधारा। तो विचारधाराओं की हमने बात कर ली है बहुत अच्छे से, कौन कौन सी विचारधारा किस पे आधारित थी और इसकी थीम क्या है। ठीक है, अब देखिए समय के साथ अपन भूगोल का विकास कैसे हुआ। ठीक है ना, यानी कि कौन कौन से युगों में, कौन कौन से दशकों में इस अपने मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, उसका उपागम क्या था। उपागम का मतलब यही होता है कि टेक्नोलॉजी, यानी कि किस तकनीक से, किस
सिस्टम से। हमने वीडियो लेक्चर सेकंड में ये बात की थी कि मनुष्य है वो प्रकृति की देन से कुछ ना कुछ करता है, प्रकृति का मानवीकरण करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। ये क्या करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि मनुष्य क्या करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि वह किस प्रकार से, किस सिद्धांत से, किस तरीकों से करता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि उसका उपागम क्या है, किस प्रकार से ये किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आरंभिक काल, उपनिवेशिक युग, यानी कि अपन ने छह सिस्टम से 6 समय की बात करेंगे, 6 टाइम पीरियड्स की बात करेंगे, उनमें से कौन कौन सी तकनीकी का यूज किया गया है और उस तकनीकी से क्या प्रमुख लक्षण या फिर क्या चेंजिंग आया है अपने मानव भूगोल के अंदर, ठीक है ना। इसकी बात करने वाले हैं हम, ठीक है। अब देखिए आरंभिक युग, पहले की बात करूं मैं तो आरंभिक युग यानी कि आरंभिक उपनिवेशिक युग, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया मानव भूगोल को विकसित करने के लिए। तो अन्वेषण एवं विवरण, यानी कि कोई भी चीज का सार निकालना, सारांश निकालना, समरी, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो समरी, कोई भी चीज का सार निकाल कर देखना। तो अन्वेषण एवं विवरण की जो टेक्नोलॉजी है या उपागम है उसके आधार पर आरंभिक उपनिवेशी युग में मानव भूगोल को विकसित करने का या डेवलप करने का एक तरीका देखा। तो उसका लक्षण क्या था कि नए प्रदेशों की खोज व वर्णन करना, यानी कि नए प्रदेशों की खोज करना और उनका एक्सप्लेन करना कि किस प्रकार से है, क्या क्या है इनमें, ये चीज़ कौन बताया, हाँ, हमारा अन्वेषण और विवरण के उपागम के आधार पर ये हमने किया, ठीक है ना। यानी कि नए प्रदेशों की खोज करना, यानी कि राजस्थान किस प्रकार का होगा, हरियाणा किस प्रकार का होगा, पंजाब किस प्रकार का होगा, इस प्रकार से यूपी एमपी किस प्रकार के होने हैं, उनका अलग से विवरण दिया या नए प्रदेशों की खोज हुआ उसका एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज किया उपागम का, ठीक है ना, अन्वेषण एवं विवरण। दूसरी बात करूं मैं, दूसरे समय की बात करूं तो उत्तर उपनिवेशी युग था, उसमें क्या था कि प्रादेशिक विश्लेषण की बात हुई, यानी कि उसको प्रदेशों के हिसाब से बांटा गया, उसमें विश्लेषण किया गया, ठीक है ना। तो देखो प्रदेशों के और इनका प्रमुख लक्षण क्या रहा, यानी कि उत्तर उपनिवेशी युग में जो हमारा मानव भूगोल है उसका प्रमुख लक्षण क्या रहा कि प्रदेशों के सभी पक्षों का वर्णन किया गया, ठीक है ना। प्रदेशों के सभी पक्षों का वर्णन किया गया कि कौन कौन से पक्ष एक जैसे है, कौन कौन से प्रदेश एक जैसे है, कौन कौन से प्रदेश किस प्रकार से दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हरियाणा और पंजाब की बात करें तो उनमें हरियाली दिखाई देती है, और अलग अलग यूपी बिहार एमपी में बात करें तो अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, उसके आधार पर प्रमुख लक्षण उनमें अलग से दिखाई दिए। वो कौन सा टेक्निकल था, टेक्नोलॉजी थी, उपागम कौन सा था, प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है ना। तीसरे की बात करूं तो 1930 का दशक, 1930 का दशक मतलब 1930 और 40 के टाइम पीरियड के बीच, सन 1930 से लेकर 1940 के समय अंतराल के बीच में क्या हुआ। तो देखिए कौन सा उपागम रहा अपना, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, क्षेत्रीय विभेदन, यानी कि एरिया कौन सा है, लोकेशन क्या है, इसके आधार पर काम किया गया, ठीक है ना। आगे हम अलग से बात करने वाले जीपीएस के थ्रू, जीआईएस के थ्रू बात की गई है इनमें, तो उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो देखो इसका प्रमुख लक्षण क्या रहा, यानी कि 1930 के दशक का क्षेत्रीय विभेदन की टेक्नोलॉजी में प्रमुख लक्षण क्या रहा कि प्रदेशों के विशेष गुणों के आधार पर अन्य प्रदेशों से भिन्नता ढूंढना, ठीक है ना। यानी कि प्रदेशों के विशेष गुणों के आधार पर अन्य प्रदेशों से भिन्नता ढूंढना, जैसे कि हमारा हरियाणा है, पंजाब है, वो दोनों में हरियाली दिखाई देती है, फसलें होती है तो हरियाली दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नता है, यानी कि हरियाणा पंजाब से किस प्रकार भिन्न है या क्या क्या चेंजिंग है इन दोनों के बीच में, उस प्रकार से क्षेत्रीय विभेदन के उपागम पर 1930 के दशक में उनको अलग किया गया या फिर उनमें विभेदन किया गया, ठीक है ना। 1950 व 1960 के दशक की बात करूं तो 1950 से लेकर 1960 के टाइम पीरियड यानी समय अंतराल के बीच, तथा 1960 से 1970 का दशक है ना, 1960 का दशक मतलब 1960 से 1970 के बीच, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा क्षेत्रीय संगठन की बात की गई, यानी कि सहम दिखने वाले क्षेत्रीय संगठनों को एक जगह कर दो या एक ही टेक्नोलॉजी या एक ही प्रकार से उनको गिना जाए, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया गया कि सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया, यानी कि मात्रात्मक क्रांति है उसका आगमन हुआ। तो सांख्यिकी विधियां क्या होती है कि मैथ के अंदर आप 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि माध्यक बहुलक माध्य क्या होता है, इस प्रकार से अपना जो मानव भूगोल है उसको देखा गया,
लेकिन बाद में ये चीज सार्थक नहीं हुई, इसको हटाना पड़ा और अपनी विचारधाराओं को 1970 के दशक में लागू की गई। हमारी विचारधारा अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा विचारधारा बनाई गई, तो हमने विचारधाराओं का जिक्र पहले कर लिया गया अच्छी तरीके से, यानी कि 1970 के दशक में विचारधाराओं का आगमन हुआ। और कौन कौन सी विचारधाराएं, ये भी आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। यानी कि पहली विचारधारा वो मानवतावादी थी, दूसरी आमूलवादी या रेडिकल के रूप में आई, और तीसरी व्यवहारवादी विचारधारा थी। इनका आगमन 1970 के दशक में हुआ, ठीक है ना। यानी कि 1970 का जो दशक है, यानी कि 1970 और 80 के टाइम के पीरियड के बीच में 3 नई विचारधाराओं का आगमन हुआ। वो विचारधाराएं हमने शुरुआत में पढ़ ली है। और इनमें क्या हुआ कि सामाजिक व राजनीतिक रूप से अधिक प्रभावी हुई है। यानी कि समाज और राजनीति क्या होनी है, इस चीज पे मनुष्य के लिए ये अधिक प्रभावी हुई। पहले क्या था कि मनुष्य को तो छोड़ ही दिया गया था। यानी कि 1950 और 1960 के दशक के अंदर क्षेत्रीय संगठन हुआ था, तो तभी सभी गणितीय क्रियाओं से भूगोल को, यानी मानव भूगोल को विकसित करने का सोचा गया था। लेकिन फिर क्या था कि मानव को एकदम से भुला दिया गया। तो मानव ने कहा होगा कि भाई मुझे मत भूल, है ना, अरे मुझे मत बोलो, महंगा पड़ेगा आपको ना। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ कि 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराएं जोड़ी गई या उनका आगमन हुआ। और उन विचारधारा में एक व्यक्ति की सामाजिक व राजनीतिक रूप से अधिक प्रभावित हुई वो, यानी कि जो मानव को मिलने वाले अधिकार है वो भी वापस लाए गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1970 के दशक में हमारे जो मानव भूगोल है उसका एक राजनीतिक व सामाजिक के रूप में विकास हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1990 का जो दशक था उसमें उत्तर आधुनिकतावाद हुआ, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद, उसमें क्या प्रमुख लक्षण क्या थे उसके, कि वैश्विक सिद्धांतों को स्थानीय रूप में समझना। यानी कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है वो हम हमारे देश में लाके, यानी कि दूसरे देश की फसल को देखकर या वहां से बीज लाकर हम हमारे देश में या प्रदेश में उगाया जाए। वो फसल किस प्रकार से उगेगी, उसमें क्या क्या होगा, किस प्रकार की मिट्टी में वो ज़्यादा उपयोगी होती है। इस प्रकार का जो हमारा वैश्विक सिद्धांत था उसको स्थानीय रूप में समझा गया, यानी कि हमारे प्रदेशों में उसका आगमन किया गया, लाया गया। यानी कि जो दूसरे देशों में होता है या दूसरे क्षेत्रों में होता है वो क्या हमारे हो सकता है, या फिर हम भी उसका यूज कर सकते हैं, हम भी उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो उस चीज का आगमन 1990 के दशक में हुआ। यानी कि टाइम पीरियड देखें तो 1990 से लेकर 2000 के बीच इसका आगमन हुआ, उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम करेक्ट वाले क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है कि इस वीडियो लेक्चर से ये क्वेश्चन बनते हैं कि मानवतावादी विचारधारा के बारे में बताइए, या फिर यूं भी पूछ सकता है आपको कि मानवतावादी विचारधारा क्या होती है, संक्षेप में बताइए। दूसरी बात, रेडिकल विचारधारा का पूछ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अलग से देख सकते हो। और किस विचारधारा में कार्ल मार्क्स सिद्धांत का प्रयोग किया गया, तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि जो आमूलवादी या फिर रेडिकल विचारधारा है, रेडिकल विचारधारा को ही अमूलवादी विचारधारा कहते हैं, यानी कि अमूलवादी को इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा समझो। तो किस विचारधारा में कार्ल मार्क्स सिद्धांत का प्रयोग किया गया, तो भाई अमूलवादी विचारधारा बोलो या फिर रेडिकल बोलो, उसमें क्या था कि अपना कार्ल मार्क्स सिद्धांत था उसका प्रयोग किया गया। और चौथा क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है कि व्यवहारवादी विचारधारा का क्या है, व्यवहारवादी विचारधारा क्या है, इसका आधार बताते हुए संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। यानी कि किस प्रकार से व्यवहारवादी विचारधारा का आगमन हुआ, या किस पे निर्भर करती है, या इसका आधार क्या है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो अपने वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इंडियन मैथ्स को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है ना। तो मिलते हैं वीडियो लेक्चर 5 में, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर 5 आएगा, और उस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे से इस लेसन को रिपीट करने की कोशिश करेंगे, और इस लेसन से बनने वाले एग्जाम करेक्ट क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में जाते जाते कहते हैं कि कहने में कितना आसान है ना कि अपने सपने पूरे करो यार, जिंदगी जियो अपने, ठीक है ना। लेकिन उन सपनों को पूरा करने में जो कीमत लगती है ना भाई, वो बहुत महंगी है, ठीक है ना। यार, रिश्तेदार, परिवार सब यही सोचते होंगे कि बंदे में दम नहीं है, अरे ये नहीं कर पाएगा, लेकिन लड़ाई है भाई, लड़ना तो पड़ेगा, यही तो कीमत है सबसे अलग होने की। तो लड़ो अपनी लड़ाई, और साथ मैं दे रहा हूँ आपका, और मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आप मेरे साथ दो। तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, और आप भी अकेले शायद कुछ नहीं कर
सकते होंगे, मुझे नहीं पता, बहुत कुछ करते होंगे आप, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग मिलकर करेंगे ना तो बहुत कुछ कर पाएंगे, यानी कुछ कुछ को छोड़ो बहुत कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका मानव भूगोल है, उसका कल के दिन लास्ट वीडियो लेक्चर 5 आपका अपलोड कर दिया जाएगा, और एक यूनिट यानी कि आपकी एक यूनिट पूरी हो जाएगी, एक चैप्टर पूरा हो जाएगा मानव भूगोल का। और सेकंड चैप्टर पूरा करने से पहले मैं यही चाहूँगा कि आप फर्स्ट लेक्चर पूरा करो, और कोई भी प्रॉब्लम दोबारा से आपको आए तो कमेंट सेक्शन किया करो यार, कमेंट सेक्शन का यूज किया करो। कमेंट सेक्शन में आप कुछ ही नहीं लिखते हो, हाय हेलो की तो मतलब मत बोलो चाहे, लेकिन जो आपको प्रॉब्लम आए या फिर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको बताने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। और अपना वीडियो लेक्चर कोई भी इंडियन आर्मी लवर देख रहा है तो उसके लिए 2 लाइनें डेडिकेट करना चाहूंगा मैं कि मत ओढ़ रजाई इस सर्दी में, मत ओढ़ रजाई इस सर्दी में, नहीं देख पाएगा अपने आप को आर्मी की वर्दी में। और आजकल मेरे लहजे में नरमी बहुत ज़्यादा है, आजकल मेरे लहजे में नरमी बहुत ज़्यादा है, लगता है नए वर्ष से नई जंग का इरादा है, ठीक है ना। तो आप भी कोई नई जंग का इरादा कर रहे हो नए वर्ष से तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। और अगले वीडियो में हम करने वाले मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं, शाखाओं की बात करने वाले हैं, यानी कि मानव भूगोल को कितनी शाखाओं में बांट दिया गया है या कितनी शाखाओं में बंटी हुई है, और उन शाखाओं के साथ साथ उप शाखाओं के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यही चाहूँगा कि आपने अगर अपना वीडियो लेक्चर क्लियर नहीं किया है पहले का तो सभी वीडियो लेक्चर क्लियर कीजिएगा, और फिर आपकी किताब से देखिएगा कि क्या कुछ कितना रह गया है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ मैंने छोड़ा है, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार पढ़ के जरूर देखना यार, ठीक है ना। और बाद में बताइएगा, कमेंट सेक्शन के द्वारा बताया करो, मुझे ऐसा पता नहीं चलता कि आपको किस प्रकार से समझ में आता है। मैंने तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा करने की कोशिश की है, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो बताया करो आप कमेंट सेक्शन के दौरान कि क्या कुछ किया जाए आपके लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो उससे, यानी कि आपके लिए किया जा रहा है तो मैं और भी कर सकता हूँ आपके लिए। आपसे कुछ नहीं मांगता, बस एक लाइक और एक शेयर हो आपका, और चैनल सब्सक्राइब हो, और फिर आप मज़े से पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं मज़े से पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा और मिलकर करेंगे यार, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं वीडियो लेक्चर 5 में।